गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 पार्ट 4 आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से धातुओं को विभिन्न विधियों के द्वारा परिष्करण किया जाता है, जिसमें विधि थे निस्तापन, अपचयन और इसके अलावा थे भर्जन। यहाँ पे ये भर्जन। तो ये सब विधियों के द्वारा हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में सल्फाइड्स अयस्क और ऑक्साइड्स को किस तरह से हम चेंज करते हैं और उसे हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस प्रकार से धातुओं की शुद्धिकरण की जाती है, उसका परिष्करण किया जाता है। इसके लिए आप लोग ये डायग्राम को देखें। ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। इस चित्र को बिल्कुल दिमाग में रखना है सेट। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस जगह पे, यहाँ पर आपका रहेगा ए, यहाँ बी और इस जगह पे सी रहता है, कभी यहाँ पर भी रहता है डी, कभी इसके जगह पे पूछ दिया जाता है नाम। ठीक है, कभी इस जगह पे ब्लैंक करके यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल्स, कोई नंबर या कोई भी लेटर यहाँ पर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसके नाम को लिखें। तो ये चित्र को अच्छे से दिमाग में रखना है सेट, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पर अब बताते हैं इसमें कौन क्या है। तो एनोड है, यहाँ एनोड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज। ये एक टैंक लिया जाता है, इस टैंक में विलयन लिए जाते हैं और ये विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, और इस विलयन को अम्लीय बनाया जाता है। इसमें डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ अंश इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे ये स्विच को ऑन किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो अशुद्ध कॉपर को यहाँ प्लेसिंग होता है, तो इसकी जो भी अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे नीचे आके यहाँ डिपॉजिट्स हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एनोड पंख, अपद्रव्य। और जो शुद्ध कॉपर होता है वो इस विलयन में घुलने लगता है और फिर आके वो इस कैथोड पे आके जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा हम एनिमेशन भी देखेंगे ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ पाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पात्र लिया गया है, यहाँ पर प्लेसिंग उल्टा हुआ है, यहाँ पर कैथोड को प्लेस किया गया है और यहाँ पर एनोड को प्लेस किया गया। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये देखिए अशुद्धियाँ किस तरह से यहाँ आके जमा हो रही है और जो शुद्ध कॉपर है विलयन में आके घुल रहा है और आके यहाँ पर जमा हो रहा है, और इस तरह से हम शुद्ध कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं इस कैथोड पर। ठीक है, तो इन विधियों से हम ये शुद्ध कॉपर की प्राप्ति करते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोग बना लें और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इसका जो पॉइंट लिखना है वो नोट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, एनोड पर शुद्ध तांबा लगाया गया था और कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ। एनोड पर अशुद्ध तांबा प्लेस किया गया, कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त किया गया। विलयन जो थे वो कॉपर सल्फेट थे और इसको अम्लीय बनाया गया था तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डायलूट H2SO4। ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। सूक्ष्म मात्रा में इसे मिलाते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पॉइंट इसको नोट कीजिए, विद्युत अपघट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट में कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है। और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर हम लोग देखे थे कैसे वो नीचे जमा हो गया था, जिसको क्या कहे थे, एनोड पंख कहे थे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण से आप लोग वाकिफ भी हैं अच्छी तरह से कि धातुएं जो भी होती हैं वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता
एवं वायु आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, मतलब उसके ऊपर एक परत जम जाती है अशुद्धियों की, जिसको ही संक्षारण कहते हैं। अब सिल्वर की बात करेंगे सबसे पहले। तो सिल्वर में जो मतलब चांदी, चांदी के ऊपर काले रंग की जो एक वस्तु होती है, वो एक परत होती है, वो जमा हो जाती है। आखिर वो क्या है? तो जो वायु में जो उपस्थित सल्फर होते हैं शुद्धि के रूप में, पॉल्यूटेंट्स के रूप में, वह सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, और जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है, मतलब उस पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। चांदी के बर्तन आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, ये चांदी के कुछ चम्मच हैं। इस पर तो कोई किसी भी तरह का परत नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट जो देख रहे हैं यही है सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण ये काली परत जो जम गई है। तो ये सिल्वर का संक्षारण है, जिस पर सिल्वर सल्फाइड की परत जम गई है। अब हम लोग बात करेंगे कॉपर का। तो कॉपर में भी जो तांबे का बर्तन होता है, उस पर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो आर्द्र जब होते हैं, मॉइस्चर जब होता है, तो वैसी स्थिति में जो कॉपर होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, तो उस पर एक हरे रंग का एक परत जमा जाता है। तो वो हरे रंग का परत क्या है? वो है कॉपर कार्बोनेट। कैसे ये हो जाता है? तो ये आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर के वस्तुओं को रखने पर इस पर ये परत जम जाती है हरे रंग की। और शायद आप लोग भी देखे होंगे इस चीज़ को, किस तरह से वो बर्तन के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए आपके सामने एक तांबे का एक पात्र है, और इस पात्र के ऊपर ये जो हरे रंग का ये डिपॉजिट्स देख रहे हैं, ये जो जमा है, यही है कॉपर कार्बोनेट। तो ये भी एक तरह का इस बर्तन का संक्षारण है। अब हम लोग बात करेंगे लोहे का, मतलब आयरन के ऊपर में किस प्रकार से संक्षारण की क्रिया होती है। तो आर्द्र वायु में जब लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ये बहुत कॉमन है, आप लोग इसको जानते हैं अच्छी तरह से। तो लोहे का जब नया जब होता है तो बिल्कुल चमचमाता हुआ सा होता है, लेकिन जैसे उसे मॉइस्चर में कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है तो उस पर ये भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह जो आयरन है, इस साइड में ये आयरन बिल्कुल नया वाला है, अभी इस पर कोई संक्षारण नहीं हुआ है, इस पर फेरिक ऑक्साइड का कोई परत नहीं जमा। लेकिन जैसे इसको कुछ दिनों के लिए मॉइस्चर मिलता है तो इस पर ये जो ब्राउन कलर का जो एक परत जम गया, इसे ही जंग भी कहते हैं, इसे संक्षारण होना कहते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड का एक परत इसके ऊपर जमा हो गया है, तो ये है लोहे का संक्षारण। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें इस संक्षारण से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे इसे सुरक्षा की जा सकती है। तो लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसे पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीस लगा के, यसत लेपन करके, क्रोमियम का परत चढ़ाकर, एनोडीकरण के द्वारा, या मिश्र धातु बनाकर। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यसद लेपन पूछा जाता है। यसद लेपन किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और मिश्र धातु के उदाहरण पूछे जाते हैं, और कभी उदाहरण देकर यह पूछा जाता है कि यह धातु किन किन धातुओं से मिलकर बना है। तो इसे हम देखेंगे। यसद लेपन को पहले देखें, इसकी परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लिए कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यसद लेपन प्रक्रम मतलब प्रोसेस कहते हैं। तो जिंक की पतली परत, ये याद रखना है कि यसद लेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु का परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है कि किसे कहते हैं मिश्र धातु, कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या
धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से, मतलब एक धातु और एक अधातु को भी अगर हम मिलाएं तो भी हमें मिश्र धातु प्राप्त होता है। उसका उदाहरण देखिए यहाँ पर कि जब लोहा में सूक्ष्म मात्रा में कार्बन को मिलाया जाता है तो लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अब यहाँ लोहा क्या है, धातु है, कार्बन क्या है, धातु है, मतलब एक धातु और एक अधातु को मिलाया गया तो मिश्र धातु प्राप्त हुआ, जो लोहा अधिक कठोर और प्रबल हुआ। इस्पात की बात करें तो इस्पात में हम लोग देखें कि इसमें 2 से अधिक धातु मिलाए जाते हैं, लोहा, निकेल, क्रोमियम, तो ये परिभाषा यहाँ 2 या 2 से अधिक धातु, तो इसको अगर इस तीनों को मिलाया जाए तो ही इस्पात, मतलब बहुत ही मजबूत स्टील ये प्राप्त होती है। और स्टील के बर्तन भी बनाए जाते हैं, इसके अन्य बहुत सारे उपयोग हैं। इसके बाद यहाँ देखें पीतल, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, पीतल, कांसा, सोल्डर। तो कॉपर और जिंक को मिलाने पर प्राप्त होगा पीतल। तो पूछा जाता है कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना है, या पीतल का मिश्र धातु क्या है, या कभी उल्टा इसका पूछते हैं कि कॉपर और जिंक को मिलाने पे कौन सा धातु, कौन सा मिश्र धातु प्राप्त होगा, तो पीतल। तो याद रखना है कॉपर प्लस Cu प्लस Zn तो प्राप्त हुआ पीतल, और ये कॉपर प्लस टीन को मिलाया गया तो प्राप्त हुआ कांसा। तो यहाँ पर हम कॉपर के साथ टीन Sn मिलाते हैं तो प्राप्त होता है कांसा, और सोल्डर लेड और टीन को मिलाने पर सोल्डर। तो ये तीनों जो है ये याद रखना है। इसके अलावा अमलगम दिया हुआ है, मरकरी पारा में अन्य तत्व मिलाकर अमलगम तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको अच्छी तरह से लिख कर याद कर लेना है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का डिटेल्स में, मतलब जो नोट्स है, नोट्स के लिए ये लास्ट पार्ट था। और इस चैप्टर का जो इसके बाद हम लोग पार्ट 5 देखेंगे वो प्रश्नावली होगा। प्रश्नावली में 1 नंबर के जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इन जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए सबके उत्तर मैं बता चुका हूँ नोट्स के बताने के क्रम में। फिर भी हम एक एक करके इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 1 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये देखेंगे, 2 नंबर के कौन से हैं, 3 नंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 5 नंबर के कौन कौन हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डील करेंगे। आज जो आप लोगों को बताया गया है उसे आप अच्छी तरह से फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।